दोस्तों, आज हम बाल विकास से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये डीएलएड या टेट एग्जाम या कोई भी सुपर टेट एग्जाम हो या फिर सीटेट हो या रीट एग्जाम हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सहायक होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहली जो परिभाषा दे रखी है वो क्या है, देखते हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह परिभाषा किसकी थी? सिगमंड फ्राइड की थी। क्या थी कि मनुष्य जो भी बनना चाहता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में, यानी जो बाल्यावस्था होती है या शैशवावस्था के बाद जो बाल्यावस्था आती है, यह पूर्व बाल्यावस्था है। तो 4-5 वर्षों का जो पीरियड होता है उसके अंदर बालक को जो कुछ भी बनना होता है भविष्य में बन जाता है। यानी सिगमंड फ्राइड मूल रूप से क्या करना चाह रहा है कि बालक का जो भविष्य का निर्माण होता है वह 4-5 वर्षों में ही तय कर सकते हैं कि बालक भविष्य में क्या बनेगा। तो इसके लिए सिगमंड फ्राइड ने यह परिभाषा दी। और इसके आगे दूसरी बात हम करते हैं कि शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। ये किसने कहा था? ये हमारे वैलेंटाइन साहब ने कहा था। क्या कहा था कि शैशवावस्था जो होती है सीखने का अनोखा काल है, यानी इस अवस्था में सबसे अधिक सीखने को मिलता है। फिर है जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित रहती है। जब शिशु जन्म लेता है तो प्रारंभ में उसकी हृदय की धड़कन अनियमित, यानी कभी कम कभी ज़्यादा, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, इस तरह से रहती है। और धीरे धीरे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसकी धड़कन नियमित रूप से काम करने लगती है। ठीक है, और जब वह किशोरावस्था में आ जाता है तो उसकी धड़कन 72 बार पर मिनट हो जाती है, जो एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन होती है। किस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? किसमें होती है? शैशवावस्था में। दोहराने की प्रवृत्ति का मतलब कि किसी भी काम को बार बार करना। जब शैशवावस्था में बालक होता है तो किसी भी कार्य को बार बार करने लग जाता है। कैसे? जैसे कि कोई बालक शैशवावस्था में हो और उसके पैर को पकड़ के हम लात मारने की कोशिश करते हैं, तो एक बार हम उसके पैर को अपने हाथों से लात मारेंगे तो फिर वापस बालक भी उसी तरह पैर को हिलाने लग जाता है, यानी बार बार वो वही क्रिया करने लग जाता है। और इसके आगे देखते हैं कि फ्राइड के अनुसार लड़की में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो कौन सी ग्रंथि? ओडिपस ग्रंथि। ठीक है, फ्राइड ने क्या किया था कि 2 तरह की ग्रंथि बताई। पहली कौन सी थी? ओडिपस, और दूसरी थी इलेक्ट्रा। कौन सी थी? इलेक्ट्रा। तो ओडिपस ग्रंथि जो होती थी वो किसमें पाई जाती है? लड़कों में। ठीक है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है कि ओडिपस ग्रंथि से जो हार्मोन स्राव होता है उससे क्या होता है कि जो लड़का होता है वह अपनी माता को चाहने लगता है, और जो लड़की होती है पिता से प्रेम रखती है। यानी ये विपरीत लक्षण दिखाते हैं एक दूसरे के प्रति कि पिता के प्रति बेटी का लगाव होता है और जो पुत्र होता है वह माँ के प्रति लगाव रखता है, यानी पिता से डरता है। इस तरह से जो फ्राइड ने 2 ग्रंथियां बताई थी, इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि। मोंटेसरी पद्धति में किस कहानी का महत्व दिया गया है? यानी कि मोंटेसरी पद्धति के अनुसार बच्चों को कौन सी कहानी सुनानी चाहिए? जो मोंटेसरी पद्धति है उसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर बच्चे को उसकी इच्छा के अनुसार पढ़ाना चाहिए, यानी बच्चे को रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए। तो इसमें
परियों की जो कहानियाँ होती है उसको महत्व दिया गया है कि परियों की कहानी को सुनने में बालक को आनंद आता है। बालक अपने मनोरंजन के साथ उसको सीखने का प्रयास करता है। इसीलिए क्या कहा गया है कि बाल्यावस्था में या बालकों को परियों की कहानी सुनानी चाहिए। किस पद्धति के अनुसार? तो मोंटेसरी पद्धति के अनुसार बच्चे को परियों की कहानियाँ सुनानी चाहिए। बाल्यावस्था का संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। ठीक है, क्या है? बाल्यावस्था का संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। तो हेलो, हाँ, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल क्या है? बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा था? तो कोल एवं ब्रूस ने क्या कहा था कि बाल्यावस्था जो होता है वह संवेगात्मक विकास का एक अनोखा काल होता है। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? तो वो है मोंटेसरी विधि। क्रिया एवं खेल पर आधारित विधि यानी मोंटेसरी विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास कब प्रारंभ होता है? तो बाल्यावस्था में। हाँ दोस्तों, तो अब हम आगे बात करते हैं कि एडोलसेंस किसकी रचना है। एडोलसेंस पुस्तक का नाम है, किसकी रचना है? जी.एस. हॉल। जी.एस. हॉल यानी स्टैनले हॉल। क्या है? स्टैनले हॉल की जो पुस्तक थी उसका क्या नाम था? एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। एडोलसेंस का मतलब क्या होता है? किशोरावस्था। एडोलसेंस पुस्तक किसकी थी? स्टैनले हॉल की या जी.एस. हॉल, कुछ भी कहो। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए यानी बच्चे को धार्मिक और नैतिक शिक्षा कब दी जानी चाहिए? किशोरावस्था में बच्चे को धार्मिक और नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह कथन किसका है? तो हमारा अरस्तु साहब है, इसका कथन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी होती है? तो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी मैकडूगल साहब ने हर मूल प्रवृत्ति के पीछे एक क्रिया बताई थी और समय का संबंध होता है। मूल समय और मूल समय होते हैं, तो समय का संबंध किससे होता है? भावना से। और मूल समय कितने होते हैं? तो 14 होते हैं। संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। ये जो हमारा कथन है किसने कहा था? तो क्रो एंड क्रो ने कहा था। क्या कहा था? कि संवेगात्मक और सामाजिक विकास जो होता है दोनों साथ साथ चलते हैं। समय क्रियाओं का उत्तेजक है, यह मत किसका है? तो गिलफोर्ड साहब ने कहा था समय क्रियाओं का उत्तेजक है। किसने कहा था? तो गिलफोर्ड ने कहा था। सखा भाव या मित्रता, सखा यानी दोस्ती, यानी दोस्ती का जो भाव होता है या फिर मित्रता का भाव का विकास कब होता है? यानी जो बालक होते हैं उनमें दोस्ती का भाव यानी मित्रता करने की इच्छा कब होती है? तो किसमें होती है? किशोरावस्था में बालक को मित्रता का भाव का विकास होता है। द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है? तो जीन पियाजे की रचना है मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील मानते हैं। व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील मानते हैं जीन पियाजे। कौन मानते हैं? जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार क्या है कि जो व्यक्ति होता है वह जन्म के समय से ही क्रियाशील होता है यानी हमेशा क्रिया करता रहता है।
संज्ञानात्मक शक्ति का अंतिम भाग कौन सा है? तो अधिगम। संज्ञानात्मक शक्ति का अंतिम भाग कौन सा है? अधिगम। आगे देखते हैं हम। इसी के साथ में आगे जो प्रश्न है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, सिगमंड फ्राइड ने। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन साहब ने। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक तो थर्स्टन का जो सिद्धांत था उसका क्या नाम था? समूह कारक का सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? फिलिप बर्नर ने। बुद्धि संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो बुद्धि संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जेपी गिलफोर्ड। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत है, आरबी केटल ने दिया था तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत। आरबी केटल ने बुद्धि को दो भागों में बांटा। कितने में? दो में। पहली कौन थी? तरल बुद्धि और दूसरी ठोस बुद्धि। तो तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? आरबी केटल ने। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। यानी हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि कितनी बुद्धि बताई थी? 9 बुद्धि बताई थी हार्वर्ड गार्डनर ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या था? ऊपर मानसिक आयु और नीचे वास्तविक आयु और इंटू में 100। यानी किसी बालक की मानसिक आयु हम 20 मानते हैं और वास्तविक आयु उसकी 25 मानते हैं। यानी कोई 25 वर्ष का लड़का है और उसका जो मेंटल है, उसका जो मानसिक विकास हुआ है वह 20 साल के लड़के के समान है, तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? उसको 100 से गुणा कर देते हैं। यानी 25 को 100 से काटेंगे तो 4, फिर 20 को 4 से गुणा करेंगे तो 80। यानी उसकी बुद्धिलब्धि कितनी हो जाएगी? 80। 80 बुद्धिलब्धि वाले बालक को हम क्या कहेंगे? मंदबुद्धि की श्रेणी में आ जाता है, परंतु कम मंदबुद्धि यानी सामान्य से नीचे। इसके बाद है बुद्धि मापन युग का प्रवर्तक है, तो बिने। यानी बुद्धि मापन का प्रवर्तक है। बुद्धि मापन किसने किया था? तो बिने साहब ने किया था।